बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से डेटाबेस प्लानिंग को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम जब कोई डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक पूरा जो प्लान होता है, एक पूरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो कि डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए यूज की जा रही होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? डेटाबेस प्लानिंग कहलाती है। अब हम साथ साथ देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या क्या ये कहता है। कहता है डेटाबेस प्लानिंग के अंदर कहता है सिस्टमैटिक अप्रोच टू डेवलप अ डेटाबेस। कहता है कोई भी सिस्टमैटिक अप्रोच जो कि डेटाबेस को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है, क्या कहलाती है? आपकी डेटाबेस प्लानिंग कहलाती है। कहते हैं ये क्या इन्वॉल्व करती है? कहते हैं इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग, डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस। डिजाइनिंग मतलब क्या है कि आपने सबसे पहले अपने डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइन्स बनाने हैं, फिर उस लॉजिकल डिजाइन्स को फिजिकल डिजाइन में कन्वर्ट करना है यूजिंग सम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, और फिर उसके बाद कहता है जब डेटाबेस आपका रेडी हो जाएगा तो फिर आपने इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जाकर उस एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करना है जहां पर इसे इस्तेमाल किया जाएगा, और जो यूजर हैं वो क्या करेंगे? उस डेटाबेस को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। ये आपकी क्या कहलाती है? डिजाइनिंग, देन डेवलपमेंट और फिर इंप्लीमेंटेशन। डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन, और ये तीनों के तीनों स्टेजेस बेसिकली किस में आ रहे होते हैं? आपके डेटाबेस की प्लानिंग में आ रहे होते हैं। फिर क्या कहता है? जो आपका वेल डिजाइन डेटाबेस होता है ना, वो क्या अलाउ करता है? अलाउ द यूजर टू इंसर्ट एंड रिट्रीव डाटा इजीली। कहते हैं जो एक बेहतरीन डिजाइन होता है उसका बेसिक पर्पस क्या है कि जब एक यूजर उस डेटाबेस को इस्तेमाल कर रहा हो तो वो जब डाटा इनपुट करे या डाटा रिट्रीव करे, वहां से कोई सर्च करके लाए, फाइंड करके लाए, तो उसे इजीली तमाम चीजें अवेलेबल हो, वो उसे इजीली इस्तेमाल कर सके। फिर क्या कहता है? प्लानिंग शुड बी प्रॉपर टू सेव द टाइम एंड एफर्ट एंड डेटाबेस मस्ट परफॉर्म ऑल द एक्सपेक्टेड टास्क। कहता है इसी पर्पस के लिए हमने क्या कहा है कि आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो डेटाबेस है वो क्या करे? टाइम और एफर्ट्स को सेव करे, यानी कि कम टाइम में बनाया जाए, कम टाइम में डिजाइन हो और कम एफर्ट्स को यूटिलाइज करे। और इसके साथ साथ कहता है लेकिन ऐसा ना हो कि वो अपने जो एक्सपेक्टेड टास्क हैं वो फुलफिल ना करे, बल्कि ऐसा डिजाइन हो जो कि कम टाइम, कम यूटिलाइजेशन, कम एफर्ट के साथ जो है वो क्या करे? बेहतरीन सारे के सारे टास्क परफॉर्म करे, और सारे के सारे वो टास्क जो कि एक यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये परफॉर्म करेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। डेटाबेस प्लानिंग के अंदर हमने क्या देखा है? डेटाबेस प्लानिंग के अंदर हमने क्या देखा है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो डेटाबेस को डेवलप करती है। वो किस किस चीज पे बेस कर रही है? कहता है डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन पे बेस कर रही है। उसके बाद कहता है कि जो वेल डिजाइंड आपके डेटाबेस होते हैं वो यूजर के लिए आसानियां पैदा करते हैं। और कैसी आसानियां? कि यूजर अगर कोई नया डाटा इंसर्ट करना चाह रहा है, ऐड करना चाह रहा है, या पहले से मौजूद डाटा को फाइंड करना चाह रहा है, तो वो इजीली उसे अवेलेबल होता है। कहता है इस काम के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी प्लानिंग बड़ी एफिशिएंट होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें आपका टाइम भी कम लगे, आपकी एफर्ट्स भी कम लगे, लेकिन आपका डेटाबेस वो तमाम के तमाम टास्क परफॉर्म करे जो कि यूजर एक्सपेक्ट कर रहा है। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर कहता है फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन प्लानिंग ऑफ डेटाबेस। कहता है हमने कहा है ना कि इट्स अ सिस्टमैटिक अप्रोच। कहते हैं ना, हमने कहा है ना कि ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, और सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई प्रोसीजर होगा जिसको हम फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो करेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे? डेटाबेस जो है वेल डिजाइन कर रहे होंगे। बात क्लियर हुई। और कहते हैं उसमें कौन कौन से आपके स्टेप्स इन्वॉल्व है? सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन, यानी कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या डिफाइन करना जिसके लिए आप डेटाबेस बना रहे हैं। सेकंड क्या है? फिजिबिलिटी स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर दिस प्रोजेक्ट, दिस डेटाबेस डिजाइनिंग इज फिजिबल और नॉट। अब ये डिफरेंट लेवल्स पे जाके देखेंगे फिजिबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें स्टडी की जा रही होती हैं। फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है जिनको फिल करना है।
फिर आइडेंटिफाई करनी है एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि उस डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी और उन एंटिटीज के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व होंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, हमने असाइन करने हैं नेम्स किसके, टेबल्स के और कॉलम्स के या एट्रीब्यूट्स के, जो कि किसी ना किसी टेबल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे। यहां तक हमारी डेटाबेस प्लानिंग का जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब ये जो स्टेप्स हैं जो कि हमने सिर्फ अभी एनलिस्ट किए हैं कि कौन कौन से हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और इसके लिए हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेप की जो कि आपका प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन या प्रॉब्लम डेफिनेशन की वजह से। क्या कहता है, कहता है दिस स्टेप इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। कहता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यानी कि जिस प्रॉब्लम के अगेंस्ट डेटाबेस बनाया जा रहा है, आपने उसमें दो चीजें देखनी है कि उसकी नेचर क्या है, ठीक है, और दूसरा उसका स्कोप क्या है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, मैं कहता हूं वी आर गोइंग टू डिजाइन अ डेटाबेस फॉर द स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब बजाहिर क्या नजर आ रहा है, स्टूडेंट को मैनेज करना है, लेकिन अगर स्कोप को देखें तो कहते हैं जब स्टूडेंट को मैनेज करना है तो इसका मतलब है टीचर्स भी इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब है फीसिस भी इन्वॉल्व होंगे, इसका मतलब है कोर्सेज भी इन्वॉल्व होंगे। तो कहते हैं ये बेसिकली आपको बता रहा होगा कि इसका स्कोप क्या है। और फिर नेचर क्या है, इसका मतलब है एक मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करना है जो कि कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या किया जा रहा है, मैनेज किया जा रहा है, और इसके साथ साथ वो तमाम इंफॉर्मेशन भी जो स्टूडेंट्स के साथ लिंक हो रही है उसको भी क्या किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। ये आपकी नेचर को डिस्कस कर रहा होगा। फिर क्या कहता है, डेटाबेस डेवलपर्स हैव टू एनालाइज द प्रॉब्लम टू गैदर इंफॉर्मेशन एज मच टू फाइंड अ सॉल्यूशन। फिर क्या कहता है, डेटाबेस डेवलपर्स क्या करते हैं, उस जो प्रॉब्लम है उसे स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, और कहते हैं एनालाइज करके क्या करते हैं, वो तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं और ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। बात क्लियर हुई? एनालाइज करने का क्या मतलब है, ताकि हम उसका सोल्यूशन बता सकें। और कहता है वो ये भी जानते हैं कि ये जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की है, ये जो प्रॉब्लम को डिफाइन किया है, इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है और कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि यहां तो गिवन नहीं है लेकिन वो इस्तेमाल होगी इस डेटाबेस को बनाने के लिए, इस डेटाबेस की डिजाइनिंग में। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही? फॉर एग्जाम्पल देता हूं। अब कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं स्टूडेंट के लिए रोल नंबर होना चाहिए, उसका नेम होना चाहिए, फादर नेम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, CNIC नंबर होना चाहिए। अब रोल नंबर होगा तो कैसा होगा, सिर्फ नंबर होगा या अल्फा न्यूमेरिक होगा? नेम जोन से है उसके बारे में कहा हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ किस पे बेस करना चाहिए, कैरेक्टर्स पे बेस करना चाहिए। एड्रेस अल्फा न्यूमेरिक होगा। फोन नंबर अगर है तो वो सिर्फ क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए, उसमें कहीं पर कोई अल्फाबेट्स नहीं आना। यानी कि ये वो चीजें हैं जो कि डेवलपर जानता है कि ये यूजर नहीं बताएगा, मुझे खुद ये क्या करनी पड़ेगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, मुझे खुद क्या करनी पड़ेंगी, आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। और जब मैं खुद आइडेंटिफाई कर रहा हूं इन चीजों को तो इसका मतलब है कि मैं बहुत क्रिटिकली क्या कर रहा हूं, उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा हूं एज अ डेटाबेस डेवलपर। बात क्लियर होगी यहां तक? फिर क्या कहता है, बिकॉज दे नो व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज अननोन। यानी कि वो जानते हैं, वो एनालाइज जो कर रहे हैं ना डेटाबेस डेवलपर, वो जानते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल है जो नोन है आपके लिए और कौन सी ऐसी होगी जो कि अननोन है लेकिन हमने उसे डेटाबेस की डिजाइनिंग में शामिल करना है। फिर बात करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी की, यानी कि हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके सॉल्यूशंस देख लिए, एनालाइज करने के बाद हमें यह पता चल गया कौन सी इंफॉर्मेशन नोन है, कौन सी इंफॉर्मेशन अननोन है। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी को अप्लाई करेंगे। अब फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, कहता है यूज टू फाइंड वन और मोर सॉल्यूशन एंड आल्सो सजेस्ट द मोस्ट डिजायरेबल एंड इकोनॉमिकल सॉल्यूशन। हम जब भी फिजिबिलिटी की बात करते हैं ना, उसमें सबसे मेजर जो चीज होती है वो क्या होती है, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमी। यानी कि हम बात क्या करेंगे कि जहां पर भी फाइनेंस इन्वॉल्व होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें सबसे पहले चेक करनी। फॉर एग्जांपल हमने कहा जी डेटाबेस बनाया जा सकता है, बन भी जाएगा, अच्छा ये 3 माह में भी बन जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन कहां पे प्रॉब्लम आ रही है,
कहते 3 माह में अगर हमने बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करवाना पड़ेगा, ज़्यादा मैन पावर यूटिलाइज करनी पड़ेगी, उनको सैलरीज पे करनी पड़ेगी, उनको जो भी आपके अगेंस्ट उसकी पेमेंट्स है वो करनी पड़ेंगी। अब जब पेमेंट्स करनी पड़ेंगी तो आपका बजट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो पता चले कि जो आपका प्रोजेक्ट जितने में फाइनलाइज हुआ है उससे ज़्यादा तो क्या हो रहा है, इसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट में जो उनसे फाइनेंस इस्तेमाल हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट आपके लिए फिजिबल नहीं है। लिहाजा फिजिबिलिटी स्टडी क्या करती है, कहता है वो क्या करेगी, सबसे पहले ये देखेगी कि इसके कौन कौन से सोल्यूशन है जो प्रॉब्लम्स हमने ऊपर एनालाइज कर ली है, और कहता है उन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस में से सबसे बेहतरीन सोल्यूशन कौन सा है और जिसमें सबसे कम खर्च आ रहा है वो सोल्यूशन ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करके आपको देंगे। अब वो कैसे होगा, कहते हैं उस फिजिबिलिटी स्टडी के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, तमाम के तमाम उसके जो पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो फाइंड करते हैं। कहता है फिर उन तमाम के तमाम पॉसिबल सॉल्यूशंस की फिजिबिलिटी को स्टडी करते हैं, बात क्लियर हुई, डिटरमिन करते हैं। फिर कहता है हर जो सॉल्यूशन है उसके जो डिफरेंट इश्यूज हैं उनको क्या किया जाता है, लिस्ट डाउन किया जाता है, और एट द एंड एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी जाती है जिसके अंदर यह बताया जाता है कि जी ये तमाम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, हर एक के साथ जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी लिस्ट डाउन कर लिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा इनमें से फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन 3, 4, 5 में से 4 नंबर सॉल्यूशन जो सा है वो क्या है, दी बेस्ट है। क्यों, क्योंकि वो तमाम के तमाम रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर रहा है, उसमें फॉर एग्जांपल इश्यूज भी क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और वो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा बेहतर है। तो कहते हैं इस तरह आप क्या करेंगे, फिजिबिलिटी स्टडी हो जाएगी कि आपने जब प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किया, उसके सॉल्यूशंस लिखे, उन सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम्स लिखे, उनमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट किया, तो आप एट द एंड क्या करते हैं, एक रिपोर्ट जनरेट कर देते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि ये आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। यहां तक बात क्लियर होगी। 2 स्टेप्स यहां तक हमारे कंप्लीट हो गए। एक, जब हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन की बात की थी कि हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डिफाइन करते हैं क्लियरली, और फिर जो आपके डेवलपर्स होते हैं उसको एनालाइज करते हैं कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स नोन है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स अननोन है, ताकि हम बेहतर से बेहतर सोल्यूशन को फाइंड आउट कर सकें। ये सबसे मेन चीज था। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड और जो रिमेनिंग आपके स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप के हवाले से। थर्ड स्टेप क्या कहता है, कहता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या करना है, हमें जो प्रॉब्लम्स मिली थी, जो सॉल्यूशंस मिला था, हमने उन प्रॉब्लम्स को डीपली अंडरस्टैंड करना है। अब डीपली क्यों अंडरस्टैंड करना है, ताकि हम मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सकें, रिट्रीव कर सकें। क्योंकि जितनी फाइन आपकी और जितनी क्लियर रिक्वायरमेंट्स आपकी आइडेंटिफाई होंगी, उतना ही बेहतरीन आपका क्या बनेगा, डेटाबेस बनेगा। अब यहां पे क्या कहता है, कहता है स्टेप यूज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इन डिटेल एंड डिटरमिन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। वही बात कि आपने अपनी प्रॉब्लम को क्या करना है, डीपली स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उन्हें क्या कर लेना है, फाइंड आउट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल उसने बात की है, हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं किसका, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या करना है, हमने इसकी रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना है। कैसे, अगर हम आम रूटीन में देखें तो हम कहें अच्छा यार स्टूडेंट टीचर ये वो चीजें हैं, लेकिन ओरिजिनली किस तरह स्टडी की जाएगी, क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया जाएगा, वो क्या क्या है, वो देखिएगा स्टेप्स में लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे लिखा हुआ है एंटिटीज हमने फाइंड आउट करनी है। वो कौन कौन सी हो सकती हैं, स्टूडेंट हो सकती है, टीचर हो सकती है, फी हो सकती है, कोर्सेज हो सकती है, एटसेट्रा। इसके अलावा और बहुत से एंटिटीज हो सकती है। फिर क्या कहता है, हमें यह बताना है कि टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितने बनेंगे और हर टेबल के अंदर एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होंगे। ये क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड देन फील्ड्स रिक्वायर्ड इन ईच टेबल। 2 चीजें फिर होगी। फिर क्या कहता है, इनमें से बताएं जो फील्ड्स हैं उनमें से की फील्ड कौन सी होगी जो कि प्राइमरी की बनेगी। फिर आगे क्या कहता है, कहता है आप ये बताएं कि जो आपने फील्ड्स रखी हैं उनकी डाटा टाइप कौन सी होगी, वो किस किस्म के डाटा को क्या करेंगे, अपने पास स्टोर करेंगे। फिर कहता है कि जी आपने डिफरेंट जो टेबल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप की बात करनी है। फिर क्या डाटा आपने डायरेक्ट टेबल्स में इनपुट करना है, नो, फिर हमने क्या करना है, फॉर्म्स से इनपुट करवाना है। लिहाजा कितने नंबर ऑफ फॉर्म्स यूज होंगे, किस किस फॉर्म्स को हमने इस्तेमाल करना है, उसकी बात करेंगे। फिर कहता है क्यूरीज हम जब यूज करेंगे तो कौन कौन सी क्यूरीज यूज करेंगे। डाटा को सिर्फ हमने क्या करना है, रीड करके लाना है, या कुछ ऐसी क्यूरीज भी होंगी जो कि मॉडिफाई के लिए
जो कि आपके डिलीट के लिए, जो कि आपके नए रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल की जा रही होंगी। ये सारी क्यूरीज की बात की जा रही होगी। और एट द एंड जो सबसे मेन है, कहता है डेटाबेस के एंड पे हम क्या करते हैं, कोई ना कोई रिपोर्ट्स भी जनरेट करवा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो अगर स्टूडेंट है, कोई कोर्स पढ़ रहा है, टीचर उसे पढ़ा रहा है, एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम्स की रिपोर्ट्स भी तो बनेंगी ना। वो रिपोर्ट्स जो सी है वो कहाँ पे हम डिजाइन करेंगे, रिपोर्ट्स व्यूअर के अंदर। और वो कहता है वो आपकी आउटपुट के तौर पे आ रही कि हम अगर इस देखें रिक्वायरमेंट एनालिसिस बड़ा डीपली किया है कि एंटिटीज़ कौन सी हैं, उन एंटिटीज़ के अगेंस्ट कितने नंबर ऑफ टेबल्स जनरेट होंगे, उन टेबल्स के अंदर कितनी फील्ड्स होंगी, उन फील्ड्स में से कौन सी प्राइमरी की फील्ड्स होगी, उनकी डाटा टाइप क्या होंगी। बात क्लियर हो रही है। क्यूरीज कौन सी इस्तेमाल होंगी, इनके दरमियान जो टेबल है उनके दरमियान रिलेशनशिप कैसा होगा, और कौन कौन सी क्यूरीज इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनानी है। ये सारी की सारी जो डिटेल है कहाँ पर आपकी एनालाइज की जा रही होगी, आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर होगी। फिर कहता है इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कहता है, आइडेंटिफाई करे एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। क्या करना है, एंटिटीज फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिफाई करनी है, और एट्रीब्यूट्स। अब कहता है फॉर एग्जांपल क्या किस लिए इस्तेमाल करता है, आपके सिर्फ एंटिटीज और एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने के लिए ये स्टेप इस्तेमाल किया जा रहा होता है। मैं कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में फॉर एग्जांपल एक एंटिटी यहाँ पे स्टूडेंट है जिसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। एक एंटिटी आपकी टीचर है, टीचर आईडी, टीचर नेम, लास्ट डिग्री। इसके अलावा कोर्स हो सकती है, फी हो सकती है, या और बहुत सी एंटिटीज जो कि इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो सारी की सारी की जा सकती हैं। अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 एंटिटीज लिखी हैं ताकि हम समझ सकें। जैसे कि स्टूडेंट कॉलेज मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ठीक है। टीचर बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैंने स्टूडेंट और टीचर को भी ले लिया। और स्टूडेंट के एट्रीब्यूट में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस लिखा है। टीचर के अंदर टीचर आईडी, टीचर नेम और लास्ट डिग्री उसकी नोट डाउन कर ली है। यानी कि एंटिटी भी आइडेंटिफाई कर ली है और उसके साथ साथ एट्रीब्यूट भी। अब जरा यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, मैंने एट्रीब्यूट के साथ साथ वो एट्रीब्यूट जो कि प्राइमरी की के तौर पे इस्तेमाल होगा उसे अंडरलाइन भी कर दिया है ताकि ये बताया जा सके कि दिस एट्रीब्यूट वर्क एज अ की एट्रीब्यूट, ठीक है। फिर कहता है जब एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो फिर 5th स्टेप में हमने क्या करना होता है, असाइन करना होता है नेम्स, किसको, टेबल्स को और कॉलम्स को। कहते हैं याद रखिए सबसे पहली बात, कहते हैं जितनी भी एंटिटीज होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, आपके टेबल्स के अंदर, और जो उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉलम्स ऑफ दैट टेबल। अब ये जरा गौर कीजिएगा, फॉर एग्जांपल एक एंटिटी यहां पर हमने आइडेंटिफाई की थी, वो कौन सी थी, स्टूडेंट। उसके एट्रीब्यूट क्या थे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। यहां पर उसने कहा हमने क्या किया, एंटिटीज को कन्वर्ट कर दिया टेबल के अंदर और एट्रीब्यूट्स को किस में कर दिया, कॉलम्स के अंदर। ये फर्स्ट एंटिटी जो स्टूडेंट है, मैंने क्या किया इसमें, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये आपकी 4 एट्रीब्यूट्स को 4 कॉलम में चेंज कर लिया है। और ये पूरा का पूरा जो टेबल है ये किसका बन रहा है, बेसिकली स्टूडेंट का। क्यों, क्योंकि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन अपने पास कंटेन कर रहा होता है। यहां तक बात क्लियर होगी। यानी कि 5 स्टेप जब कंप्लीट हो जाते हैं ये, तो याद रखिएगा ये सारा का सारा जो आपका डेटाबेस है ये प्लान्ड हो चुका होता है। बात क्लियर होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो डेटाबेस प्लानिंग से रिलेटेड था, जिसके बारे में हमने बात क्या की है कि ये सिस्टमैटिक अप्रोच है टू डेवलप अ डेटाबेस। इसके 5 डिफरेंट स्टेप्स थे, जिसमें हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की बात की, फिर हमने फिजिबिलिटी स्टडी की बात की, फिर हमने बात की रिक्वायरमेंट एनालिसिस की, उसके बाद हमने बात की आइडेंटिफाई एंटिटीज एंड एट्रीब्यूट्स की, और लास्ट में हमने कहा कि वही आपके जो उनसे एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स हैं उनको टेबल्स और फील्ड्स में कन्वर्ट करके उनको नेम असाइन कर दिए जाए। यानी कि असाइन नेम्स टू टेबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। यहां तक बात क्लियर होगी। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।